नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ। और आज के इस स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम लोग चर्चा करेंगे एक ऑटो इंश्योरेंस वाली कंपनी को लेकर के, जिसका नाम है ऑटो लाइन, जिनका कामकाज है खास करके डिजाइन एंड इंजीनियरिंग सर्विस को लेकर। इसके अलावा मास मैन्युफैक्चरिंग का कामकाज है, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग का कामकाज, पीडल्स बॉक्सेस। इसके अलावा जो कैब स्टे इन द कैब एक्सेसरीज होती है, उसके ऊपर कंपनी का कामकाज है और मार्केट में लिस्टेड है। और कंपनी अपनी कहती है जो हमारे पास जो क्लाइंट की लिस्ट है, उसमें टाटा जैसे कंपनी को हम सप्लाई देते हैं। अशोक रिलायंस की बात किया जाए, इसके अलावा देखा जाए तो कहती है हम महिंद्रा को, जीएम को, निशान को भी सर्विस प्रोवाइड करती है। क्यों नहीं, इस कंपनी का बिजनेस मॉडल के बारे में तो थोड़ा सा पार्ट्स हमने समझा जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। और खास करके डिजाइनिंग इंजीनियर सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस और जो कि सेल्फ इनिशिएटेड प्रोडक्ट है डिजाइन को लेकर के, उनमें इनका कारोबार फैल रखी है। जब फैल रखी है तो मार्केट में रिएक्शंस क्या है और स्टॉक की परफॉर्मेंस लेवल क्या कहती है, हम हर एक पहलुओं पे थोड़ा सा फोकस करने की प्रयास करते हैं। जहां कंपनी का बुक वैल्यू के बारे में कहती है 33 रुपए का। इसका इंट्रिंसिक वैल्यू इज द बेटर देन फ्रॉम द बुक वैल्यू। करंट सिचुएशन की जो प्राइस है वो काफी बेटर है। बट बेटर और टू बेटर की बात किया है तो अभी बीच बीच में बॉर्डर लाइन के आसपास की बात करूं तो वहां के आसपास है। उससे भी नीचे की बात किया जा सकता है। यदि मैं इन दोनों को आपस में दोनों को मर्ज करके देखें तो कहती है करीब करीब होता है 255 के आसपास। और उसको यदि एवरेज करके देखें तो शायद उसके हिसाब से 122 125 के आसपास होना चाहिए। लेकिन उस लाइन से अब ये निचली पायदान के लिए तैयार होती है। अर्थात ये इसको कहते हैं ब्रेकडाउन की सिचुएशन तो नहीं बन रही है कंपनी को लेकर के, इनके स्टॉक प्राइस को लेकर के। इन्हीं की डीपली के लिए हमें बिजनेस को समझना पड़ेगा कि आखिर क्या बिजनेस भी इसका ब्रेकडाउन होने वाली सिचुएशन से गुजर तो नहीं रही है। जहां आरओसी और आरओई करीब 15 से 11% की बात करती है, इंडस्ट्रियल की बाकी कंपनियों के कंपैरिजन टू ये अभी भी अंडर वैल्यूड की कैटेगरी में आता है। अंडर वैल्यूड में मतलब मार्केट में इंटरेस्ट कितना है। इंटरेस्ट में देखा गया करीब 33% की होल्डिंग ही प्रमोटर के पास है, रेस्ट होल्डिंग आम पब्लिक के पास है। जो अर्निंग पर शेयर के सवाल देखा जाए तो ये कैटेगरी 50% अर्न करती है फ्रॉम द कहाँ से, फेस वैल्यू से। अर्थात ये हुआ डेट इक्विटी का लेकर थोड़ा सा ज्यादा की आंकड़ा कहती है 1.50 का, लेकिन करंट रेशियो का माप थोड़ा सा कम है कंपेरिजन टू द अदर साइड को लेकर के। जहां पे फिलहाल इसके अकॉर्डिंग ये देखा जाए अंडर वैल्यूड, यदि थोड़ा सा भी इन ऊंचाइयों पे जाता है तो कह सकते हैं कि यहाँ से ऑब्वियसली इसमें 40% की मूव हो सकती है पॉसिबिलिटी के बेसिस पे। इसके अकॉर्डिंग की बात कर रहा हूँ। तो यदि 40% बढ़ती है यहाँ से तो कहाँ पे जाएगी, ये इनकी हायर टू हायर के आसपास तक पहुंच सकती है। और ये कह सकते हैं कि इनका पोजीशंस आने वाले समय में क्या 200 और 200 से ज़्यादा पॉसिबल है या नहीं है। इन्हीं कड़ियों के लिए हमें कुछ पहलुओं पे ध्यान देना पड़ेगा, जिसके लिए हमने नाम दिया है आर टू आर। आर इज द पहला जहाँ पे रिस्क की बात किया था, चाहे बिजनेस हो स्टॉक मार्केट हो। पहला रिकंसिलिएशन की पार्ट है जहाँ पे हम परफॉर्मेंस लेवल देखते हैं कि आखिर पुराना ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है कंपनी का। दूसरी तरफ मैनेजमेंट की जो परफॉर्मेंस है अपने निवेशकों के बारे में क्या सोचती है। इसके अलावा स्टॉक मार्केट की डिमांड सप्लाई के बेसिस पे जो परफॉर्मेंस है एज ऑन द टाइम फ्रेम, उसमें कितना निकल के आती है। जो कंपनी 1996 में बनी थी, ऑटो लाइन इंडस्ट्री लिमिटेड इज बिजनेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इन द सीट मेटल stampings, vendings, assembling and the मॉड्यूल फॉर द ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज के लेकर के कंपनी का कामकाज रही है। तो क्यों नहीं थोड़ा सा पार्ट को समझते हैं। क्या रिजल्ट की पार्ट थी, रिजल्ट की पार्ट अब फिलहाल नहीं थी, तो जून तक का रिजल्ट अपडेटेड है। इस जून तक के रिजल्ट में हम इन पे भी देखेंगे आखिर इसमें क्या कौन से गोल्डन रूल को अप्लाई करना चाहिए, जिससे कि जो खास करके रिस्क हो, रिस्क मिनिमाइज हो, एक्सपेक्टेशंस हो वो निकल जाए। तो क्या कहना चाहिए, मैं इस पे पहले फंडामेंटल एक्सपेक्टेशन के साथ समझने की प्रयास जरा करें। तो ये देखा गया कि कंपनी में पिछले कुछ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का जो परफॉर्मेंस लेवल है,
कंपनी के कारोबार से, वहां पे स्थिरता बनी रही। क्या है? स्थिरता बनी रखी है। चाहे हम क्वार्टरली देखें और ये ईयरली डेटा की जब चर्चा करें तो शायद ईयरली ग्रोथ में अच्छी खासी ग्रो लेवल पे इनकी थोड़ी बहुत करके बढ़ी है। भले ही इस साल से इस साल में उन्होंने कोई कारोबार ना किया हो, ज्यादा बढ़ाई ना हो, लेकिन सस्टेन तो कर रही है। जब सस्टेन कर रही है तो मार्केट में इनका जो परफॉर्मेंस था करीब करीब 150 करोड़ से ज्यादा की है, जबकि बीच में 180 190 करोड़ तक आंकड़ा को टच किया था। थोड़ा सा गिरावट के बाद मार्केट ने सेंटिमेंट को खराब किया और यहाँ पे प्रेशर बनती हुई नजर आई, जहाँ पे जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में लगातार वृद्धि दर्ज करती है। ये इनके लिए अच्छी बात निकल के आई। ईयरली ग्रोथ की तरफ देखें तो लास्ट 12 महीने के डेटा को भी देख लें और लास्ट कुछ सालों के डेटा को देखें तो बेटर देन परफॉर्मेंस किया है फ्रॉम द अदर ईयर, जहाँ पे कंपनी लगातार कुछ पीरियड से नुकसान ही नुकसान चल रही थी। यदि मैं टाइम फ्रेम की बात करूं तो 2014 से लेकर के 2021 तक मार्केट में लगातार गिरावट थी। प्रॉफिट लगातार लॉस लॉस में चल रही थी कंपनी। एक लॉस मेकिंग कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में लगातार कन्वर्ट होती नजर आती है और अपने आप को क्या कर रही है, समझदारी के साथ ग्रोथ लेवल पे बनी हुई है। तो आखिर क्या इन्होंने ऐसा तो नहीं कि सेल्स के बेसिस पे प्रॉफिट को बुक कर दिया? इसके लिए हमें रिस्क को देखना पड़ेगा। तो आखिर सेल तो कर करके सेल से पैसा भी आता है कि नहीं आता है? कहते हैं 2 महीने में पैसा आ जाता है, अर्थात रिस्क नहीं है। लेकिन रिस्क नहीं है तो रिस्क परसेंटेज भी तो कुछ होगा। तो देखा जाए तो बोरोइंग्स को लेकर के देखते हैं तो बोरोइंग्स को लेकर कंपनी पिछले 2 सालों में थोड़ा सा इंक्रीज करती हुई नजर आती है। इसका यूटिलाइजेशन की बात करें तो शायद यूटिलाइजेशन उन्होंने फिक्स एसेट्स में अच्छी खासी निवेश करके रखा है। फिक्स एसेट्स की बात किया जाए तो अर्थात कंपनी के फैक्टर्स हो, कंपनी के प्लांट्स एंड मशीनरीज हो, इन सब आइटम में इनका खर्च अच्छा खासा रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो कंपनी में जो ट्रेड रिसीवेबल की बात किया जाए तो 114 करोड़ की आंकड़ा को दिखाती है। और इस 114 करोड़ की आंकड़ा में यदि इन परतों को देखें तो 3 नंबर को जानना जरूरी है। एक तो सेल कर दिया, 114 करोड़ का उधार रख कर दिया, और हाथ में प्रॉफिट की बात किया जाए तो वो कहती है 16 करोड़ का, जबकि 8% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात किया जाता है। और इसके अलावा जो कंपनी के पास अदर सोर्स ऑफ इनकम है उससे जो इनकी इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हैं वो सेटअप नहीं हो पाता है। ये इनके लिए इनको डैमेज करती है इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर। इसको लेकर के ये गिरावट देती है। तो इसके हिसाब से इनको इनको परसेंटेज देख लीजिए, जो आखिर कितनी परसेंटेज की इनका रिस्क पड़ा हुआ है, कितने दिन के लिए रिस्क पड़ा हुआ है। यदि इन सब चीजों से सेटिस्फेक्शन होता है तो इसके बाद हम एक गोल्डन रूल की तरफ चर्चा करेंगे। उससे पहले एक नजर यदि हम डालते हैं केवल और केवल चार्ट ग्राफ में तो शायद ये अंदाजा पता नहीं चलता कि मार्केट में जो रिस्क फैक्टर है वो कहाँ पे है। जैसे यहाँ की बात किया जाए तो फिक्स पिछले साल के कंपैरिजन इन्होंने एसेट्स में वृद्धि देखा गया, जबकि लायबिलिटी भी नियरली उसी रफ्तार से बढ़ती नजर आती है। दोनों की आपस की यदि देखा जाए तो कह सकते हैं यहाँ से 20% ज्यादा क्या बढ़ती है, इनकी एसेट्स में वृद्धि दर्ज कर। अब एक सवाल और आता है कि इनकी कंपनी में निवेशक कौन है और निवेश के बेसिस पे इंटरेस्ट क्या दर्शाता है। इंटरेस्ट की बात किया जाए तो यहाँ पे ये दर्शाता है जो कंपनी सितंबर तक की डेटा में डीआई की भूमिका काफी ज्यादा रही है। डीआई अपनी पोजीशंस में पहले तो काफी ज्यादा थे लेकिन बाद में बिल्कुल ही धीरे धीरे करके अपनी पोजीशन को सेम रेंज में सेम वोटिंग राइट्स के साथ बने रखे हैं, जो कि 12% की होल्डिंग। लिस्ट होल्डिंग की बात किया तो 54% पब्लिक के पास। प्रमोटर के पास होल्डिंग काफी कम की आंकड़ा दिलाती है, जबकि इसमें बल्क डील भी सामने रहती है। जहाँ पे अगस्त में हुआ था, अगस्त के बाद कोई ऐसा बल्क डील देखने को नजर नहीं आई है। ना कोई प्रमोटर ने बिकवाली का प्रेशर दिखाया है, ना कुछ ऐसा। डीआई में भी कुछ अच्छी बात ये निकल के आती है, कुछ चीजों को देखना जरूरी है कि आखिर इसमें कौन है। कहते हैं इंडियन निवेश रिलेशंस फंड्स एक कंपनी है जिन्होंने अपनी फंड 12.5%, अर्थात कह सकते हैं कि अल्टीमेट जो है वो ये लगातार बने हुए हैं। जब से इनके पास होल्डिंग्स रही है उसी के आसपास लेके बैठे हुए हैं। कोई
ट्रेडिंग के मूवमेंट नहीं, या फिर जितना ट्रेडिंग बेचते होंगे उतना ही खरीदते होंगे, ऐसा ही बात उन्होंने रखा है। आम पब्लिक की बात करें तो आम पब्लिक में काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग्स हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंपनीज हैं और उन्होंने 1%, 2%, 3% की होल्डिंग बना के रखी है। 31,000 के आसपास के निवेशक हैं कंपनी में। और इन निवेशकों की तादाद के बाद यदि हम बात करें ईयरली ग्रोथ का परफॉर्मेंस लेवल को लेकर के, तो कंपनी का परफॉर्मेंस लेवल सेल्स में वृद्धि रही है, लेकिन कई बार उन्होंने डिक्लाइन भी किया है। प्रॉफिट लगातार बढ़ी है, इसको कहने वाली बात नहीं है। स्टॉक प्राइस सीजीआर में उस लेवल पे परफॉर्मेंस नहीं किया जो कि प्रॉफिट दिखाता है। और प्रॉफिट के बेसिस पे यदि हमें रिटर्न ऑन इक्विटी को देखा तो ये इनको नहीं दे पाती है, जिसके वजह से स्टॉक में उछाल हो। ऐसा हो सकता है कुछ स्टॉक में परफॉर्मेंस लेवल इस तरह से हो जिसमें कि अच्छी खासी लेवल पे पैसे कमाना, अच्छे खासे पैसे डुबाना, दोनों संकेत मिलते हैं। जहां तक पीयर्स की बात करेंगे तो संबंधन वजन वॉस यूनो इंडिया जैसे कंपनी भी शामिल है। और इन कंपनियों के लिस्ट में यदि हम चर्चा करें ऑटो लाइन को लेकर के, तो ऑटो कंपोनेंट और इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनी के लिस्ट में है। और पिछले 1 साल की चार्ट इनकी लगातार एक ही रेंज में काफी दिनों तक ट्रेड करती हुई नजर आती है। इसको कह सकते हैं कि एक ही रेंज में ट्रेड कर रही थी, थोड़ा सा बीच में प्रेशर्स चल रही थी। इस प्रेशर के बाद मार्केट में कौन सी गोल्डन रूल अप्लाई करना चाहिए जो एक रिस्क को मिनिमाइज करेगा और एक्सपेक्टेशन को प्रॉफिट के साथ घर वापसी लेके आएगा। जहां पे रेटिंग अपडेट की कंपनी ने बात किया था, रिसेंटली की बात किया जाए तो, और कंपनी अपने निवेशकों को लेकर के 2013 के बाद बिल्कुल ही एक्टिव नहीं है। अर्थात जो भी कंपनी पैसा कमा रही है, प्रॉफिट की पार्ट कमा रही है, वो मैंडेटरी तो नहीं है जो आपको डिविडेंड दे ही दे, लेकिन वो नहीं दे रही है। जहां तक प्रॉफिट की बात है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10 से 11% के आसपास बढ़ी है। नेट प्रॉफिट मार्जिन कम कम होती नजर आई है। और इसी आंकड़ा के साथ यदि हम इन परतों को देखें तो ग्रोथ लेवल लगातार बनी है। और कुछ डिमेरिट की बात क्या है तो वो ये इसको डिमेरिट नहीं कह सकते। हाँ, डिमेरिट की बात है, प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग से कमी दिखा रही हैं। और इसके अलावा एक रिस्क की बात बिल्कुल नहीं था, डिविडेंड को बिल्कुल पे आउट की बात नहीं किया जा रहा पिछले कुछ सालों से, 2013 के बाद की बात। जबकि चार्ट एनालिसिस इसके बारे में ये कहती है, चार्ट की ट्रेंडिंग मार्केट में फिलहाल एक ही रेंज के आसपास काफी दिनों तक ट्रेड करती हुई नजर आती है। और इस चार्ट रेंजिंग में यहां से लेकर के जिन लोगों ने यहाँ पे आकर के सेंटिमेंट को, रिस्क को लेकर के बेच दिया होगा, उनके लिए क्या गोल्डन रूल अप्लाई हुआ होगा या नहीं, इन परतों पर यदि हम ध्यान दें तो रिस्क टू रिवार्ड के साथ साथ रिस्क टू रिटर्न में ये देखा जाए तो पिछले 1 साल में कंपनी 20% की उछाल दिया है ऑन एवरेज के। लेकिन यदि हम इनकी सेम सेक्टर की कंपनियों से कंपेयर करके देखें तो शायद कह सकते हैं नहीं है, कोई सेक्टर में कंपेयर नहीं किया, इसको सेंसेक्स से कंपेयर किया गया है। लास्ट 5 सालों में बेटर परफॉर्मेंस किया है। लेकिन यदि पिछले हम 1 महीने की चार्ट की बात करें तो 10% से ज्यादा गिरा हुआ है, तो इसको कहते हैं रिस्क। स्टॉक मार्केट में इसीलिए रिस्क होता है कि मार्केट में कब गिर जाए, तो इसलिए बॉटम के आसपास को रिस्क को क्या चलना करना है, मिनिमाइज करना है। और ऊपरी के लिए हमेशा एक्सपेक्टेशन के आसपास की प्रॉफिट बुकिंग करना है। और क्योंकि कहते हैं भाव ही भगवान है, जो भाव मिल रहा है वही सब कुछ है। इसीलिए हम कभी ना बॉटम को लेकर के, कहीं ना पिक को लेकर के कोई चर्चा नहीं, कोई संकेत नहीं, क्योंकि मैं कोई ट्रेडिंग की बात या कोई एडवाइजरी की बात बिल्कुल शामिल नहीं करता हूँ। ओनली एज ए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक फंडामेंटली वो जो ट्रेंड वेव कहता है वो क्या संकेत देता है, इसी पे हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। फिलहाल मार्केट ने थोड़ा सा इसको सपोर्ट देने की प्रयास किया है, जिसको कहते हैं हम लोग ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट यदि होती जाए तो इनके पास काफी सारे ब्रेकआउट करने के चांसेस बन सकते हैं। और हमेशा गोल्डन रूल को याद रख के टर्म एज पर द परसेंटेज, चाहे आपको एक्सपेक्टेशन हो चाहे रिस्क हो, तो इनको दोनों को आपको मनी क्या करना है, कंबाइन करके हाइब्रिड करके रखना है। तब तक के लिए मिलते हैं नए स्टडी के साथ और नए स्ट्रेटजी एंड नई कंपनी के साथ। तब तक के लिए एंजॉय एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।